गौतम बुद्ध बोल के गए भाई 2500 साल पहले, लाइफ इज सफरिंग। ऐसा नहीं वो अंबानी का लड़का इसलिए वो दुनिया का सबसे खुश आदमी है, नॉट ट्रू एट ऑल। लाइफ इज मीनिंगलेस ऑनेस्टली। जिंदगी का क्या मकसद, इट्स सो रैंडम। इतना सा प्लेनेट है अपना, बाहर से देखो तो वो दिखता भी नहीं, वो धूल के जर्रे बराबर, उसमें हम लोग क्यों अपने आप को इतना सीरियसली लें? ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग शुभम, हैप्पी मीन्स नथिंग। यू कैन हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड and not be happy, and you can have nothing in the world and still be happy. So what does happiness even mean? मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी से पानी ले। एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को उतना फेम या उतनी नोन नहीं मिलता या उतना वो फ्रंट में नहीं आता कंपैरेटिवली एज अ सिंगर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका भी उतना ही हक बनता है शायद एक सॉन्ग बनाने में, क्योंकि उसका मेरे हिसाब से तो उसका ज़्यादा बनता है कि वो पूरा बीट बना रहा है, पूरा कंपोज कर रहा है, तो उसको इतना वो क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और बात बताऊं मैं आपको। जी प्लीज। कभी आप ये इंडियन आइडल वगैरह जैसे जो रियलिटी शोज रहते हैं उसमें कोई सिंगर आता है, वो अपना फेवरेट गाना, फेमस गाना गाता है और लोग इतने भावुक हो जाते हैं, भाई क्या गाना है, क्या बढ़िया गाया है आपने। पर भावुक, ऑफ कोर्स वो तो टैलेंटेड है ही है, वो जबरदस्त सिंगर है, लेकिन वो लिखने वाला तो कोई और है ना। हाँ। वो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो तो गीतकार है, करेक्ट। फिर एक संगीतकार है, ठीक है, फिर एक सिंगर है, राइट। अच्छा, वो संगीतकार के साथ में इतने सारे, जैसे आपने कहा, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है, करेक्ट। और ये तो सिर्फ गाना बनाने तक के, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन है, म्यूजिक डायरेक्टर, उसको जो है गाने को ट्वीक करने के लिए साउंड डिजाइनर है, ये कितनी सारी अलग अलग चीजें, तब जाके गाना आप तक और हम तक पहुंचता है जी। तो आपकी बात तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन समझ लीजिए अगर संगीत हो गया, गीत हो गए, ये सब जो है, अगर गीत है आप उसे समझ सकते हो, आप आत्मा है समझ लीजिए, और हाँ। जो संगीत है वो समझ लीजिए वो चेहरा है, बाकी सब जो है वो शरीर है, और जो गायक है वो चेहरा है गाने का, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो हम इंसान का यूजुअली चेहरा ही याद रखते हैं, फिर याद रखते हैं भाई मोटा था, पतला था, ऐसा था, वैसा था, और फिर आखिर में अगर कोई इंसान के बारे में कुछ याद रहता तो भाई वो बड़ी अच्छी सीरत का था, बहुत अच्छा इंसान था। बस गाना भी वैसे ही होता है, कभी बीट्स अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए जो आप मेन स्ट्रीम म्यूजिक आप जिसे कहेंगे, है ना, फिल्मी संगीत, उसके अंदर में मुझे लगता है कि सिंगर जो है वो झलक के आते हैं बाहर। दिस इज हाउ इट इज, सिंगर से हमारे तक गाना पहुंच रहा है। वही आप अभी इसको फ्लिप कर दीजिए और आप क्लासिकल में आ जाइए, तो सिंगर तो होता ही है, पर वो सिंगर अकेला वहां पे लीड में नहीं है। मेन स्ट्रीम फिल्मी गानों के अंदर में वो लीड में, वो लीड एलिमेंट है गाने का। यहाँ पर तबला भी हो सकता है, यहाँ पे बांसुरी भी हो सकती है। मतलब अगर आज हम बात करते कि टॉप हिंदुस्तानी क्लासिकल के 21st सेंचुरी के जो हम लोगों की बात करेंगे, तो पहला नाम आता है जाकिर हुसैन, है ना, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, पंडित रविशंकर जी, ये ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम आर सिंगर्स, राइट। तो वही कहने का है, वो म्यूजिक की बात है। तो आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी सोचने का मौका मिला इसके ऊपर में, बट सिंगर इसलिए शायद आगे आता है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स, क्या कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि एक गाना बनाने में, बट पूरी स्पॉटलाइट उसी को मिलती है, वेयर एज कि बाकी लोगों ने भी पूरा कंट्रीब्यूट करा रहता है। सो डज इट मेक यू सैड और काइंड ऑफ अनईजी? वाह, स्ट्रेट टू द कैरेटेड कहेंगे सर। मे बी नॉट। अब संगीत में आप देखेंगे शुभम, तो बहुत सारे जॉनर्स होते हैं अलग अलग, है ना जी। तो वो जॉनर ही मेरा नहीं है। मैं जिस जॉनर में खेलना चाहता हूं उसे आप कहते हैं हाउस म्यूजिक। ओके। अब ये हाउस म्यूजिक किस चिड़िया का नाम है? घर में बनाया वो संगीत नहीं, ये एक जॉनर है जो इसका जन्म अमेरिका में तो हुआ ही है, पर इसके साथ साथ ये पूरी दुनिया में फैला, और दुनिया के अलग अलग जगहों पे जो है इसका सृजन हुआ है, अलग अलग तरीके से ये जो जॉनर है बढ़ा है। और हाउस म्यूजिक एक सिंपल चीज है जो एक बच्चे को आप बोलना सिखा सकते हैं। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे अभी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डू इट फॉर मी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दैट वाजंट डिफिकल्ट, राइट शुभम? राइट। बस यही है आपका हाउस म्यूजिक, एक संगीत बस चला जा रहा है, ये चल रहा है एक रीड की तरह, और उसके आसपास जो है फिर हम लोग अलग अलग संगीत, उसमें फिर बेस लाइन डालेंगे आप, उसमें मेरे इंस्ट्रूमेंट्स डालूंगा मैं। तो इसमें क्या है, मुझे पूरी तरह से खुलने का, खिलने का मौका मिलता है जी। और ये संगीत की दुनिया अलग है, जॉनर अलग है ना। तो मेरी किस्मत है कि मेरी शुरुआत क्लासिकल से हुई, तो मुझे दुनिया के अलग अलग संगीत सीखने का, समझने का मौका मिला।
पर हाउस म्यूजिक में अपनी पहचान बनाना चाह रहा हूँ. दिस इज माई आइडिया राइट नाउ. तो इसके अंदर जो है, हाँ ठीक है, आपकी जो बात है वो सही है कोफ, पर वो मेरी रेस ही नहीं है. उस रेस में मैं जाना ही नहीं चाहता. उसमें ऑलरेडी काफी सारे बेहद सक्षम लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो वहां जाइए ही मत ना जहाँ पे आपका ना मन हो और जहाँ पे लाइन बहुत लंबी हो. यहाँ पे मेरा दिल भी है और ये जॉनर मुझे पसंद है. ये आपको एक्सप्रेस करने का मौका दे रहा है ना. अब आप देखिए, आपने टेक्नो सुना होगा. जी जी. टेक्नो म्यूजिक लोग बोलते हैं. अब आपने कई बार ये लोगों से भी सुना होगा शुभम कि यार ये क्या टेक्नो क्या बज रहा है, ये बस ढिक 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 ये जो 1 2 3 4 बोल रहा था, बस ये चलते रहता है, ना कोई गाना है ना कुछ है. और वो लोग गलत भी नहीं है. अब आपको छोले भटूरे पसंद है और मुझे मसाला डोसा पसंद है, इसमें आपकी और मेरी दोनों की गलती नहीं, राइट. ये प्रेफरेंस है. प्रेफरेंस है भाई. बॉलीवुड म्यूजिक मुझे भी पसंद है. हाउस समझने का, सुनने का, जानने का एक तरीका ही अलग है. बॉलीवुड गाना बजता है, जैसे कोई भी गाना बजता है तो आपको पता है, जैसे गाना बजता है आपको पता है ये मेरा गाना बजा, और फिर आपको पता है वो गाने का अंतरा आएगा, मुखड़ा आएगा. और फिर एंड में वो गाना जो है आपको ऐसा लगेगा हाँ ये मेरा हुक स्टेप आ गया, फिर आप स्टेप करेंगे, उसका कोरस आ गया. हाउस में भी ये होता है. पर यहाँ पर कैसा है ना, आपको स्टेप्स पता है, मुझे पूरी स्टेप्स पता है. जैसे ही बॉलीवुड गानों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बॉलीवुड गानों का, खासकर 2000 2010. तो जैसे ही आते वो स्टेप्स मुझे पसंद है. हाउस में कैसा है ना, कोई स्टेप्स नहीं है. हाउस में गाना आएगा पर वो एक बीट चल रही है. तो आपको गाना पता हो ना हो, द आइडिया इज टू लेट योरसेल्फ गो. मेडिटेशन की तरह है ये शुभम. पीछे बज रहा है, बस आप छोड़ दो अपने आप को. चल रहा है संगीत और आप नाच रहे हो, मजे कर रहे हो. हाउस म्यूजिक इज काइंड ऑफ फॉर वाइबिंग. श्योर, व्हाई नॉट. मतलब मैं किसी भी संगीत को ऐसा लिमिट तो नहीं करना चाहूंगा, बट वाइब, और वाइब आप हर संगीत में कर सकते हो. पर हाउस म्यूजिक, यू आर राइट, व्हाट यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन इज, आप कह रहे हो वाइब मतलब बस हिलते रहो, फील इट. दैट्स व्हाट यू मीन, राइट. जी जी. हाउस म्यूजिक इज अबाउट फीलिंग इट. और उसमें भी अलग अलग सब जॉनर है. तो मुझे ये पसंद है, ये मेरा कहना है. सो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कि आपने बोला ना आप स्टार्टिंग क्लासिकल म्यूजिक से करी थी आपने, तो ये दोनों पोल्स अपार्ट है कि क्लासिकल म्यूजिक से फ्लिप होके आप हाउस म्यूजिक में आ रहे हैं, टेक्नो, ये बीट्स में, इन सब चीज़ों में आए हैं. जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने. शायद इसके लिए आपको मेरा कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी रहेगा कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से आता हूँ. मैं एक समृद्ध परिवार से हूँ, नागपुर का. ये कहना गलत होगा, वो तो एक वक्त ऐसा था कि अगर लोगों के पास पैसा होता भी है तो उसको खर्च करने के तरीके नहीं है. पर मेरी किस्मत से मेरे घर में जो क्या चलता है, मेरी दीदी 2 व्हीलर पे घर पे आई और मैं 4 व्हीलर पे घर पे आया. तो ये मेरी किस्मत है. उस परिवार में मेरा जन्म हुआ और आर्थिक रूप से समृद्ध है, अच्छे थे, अच्छे. ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा था कि आप बस उड़ाते जाइए, और ऐसा नहीं था. पर हमें कभी ये सोचने का पे मजबूरी नहीं होना पड़ा कि भाई मेरा कल का खाना कहाँ से है. तो उसके लिए मैं खुशकिस्मत हूँ. लेकिन शुभम, बात ऐसी है कि पैसे से ज्यादा बहुत जरूरी होता है घर में जो बड़े रहते हैं उनकी क्या सोच है. और मैं जो भी हूँ वो मेरे माँ बाप की वजह से, है ना. आज मेरी उम्र 31 साल की, 32 साल का हो जाऊंगा थोड़े दिनों में, है ना. और आप समझ लिए कुछ 1-2 साल हुआ जब मैं कुछ थोड़ा मेरा करियर बना है, एक दिशा मिली है. इसके पहले मैं दिशाहीन, पर मैं ऐसा समझूंगा, मैं दुनिया ऐसा समझेगी मैं दिशाहीन, पर मैं अपने तरीके से अपना रास्ता ढूंढ रहा था. मैं ये इसलिए कर सका क्योंकि नंबर 1 अच्छे परिवार से हूँ आर्थिक रूप से, लेकिन नंबर 2 मेरे माँ बाप इतने हिम्मत वाले लोग हैं. मेरे पिताजी इतने हिम्मत वाले व्यक्ति है कि उन्होंने बचपन में देखा, मैं बचपन से स्टेज पे रहा हूँ, बचपन से मैं म्यूजिक कर रहा हूँ. तो उन्होंने जब जाना, उन्होंने बोला बेटा तू किसी और चीज के लिए बना है, तो तू अपने आप को पुश कर, तो उस हिसाब से यू गो अहेड इन योर डायरेक्शन. ये उनकी सोच थी. तो मैं यही कहूंगा कि मैं जो भी सीख रहा हूँ, मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ, उसकी आधारशिला ये है मेरा परिवार. फिर मेरी बहन 5 साल बड़ी है मुझसे, बहुत छोटी उम्र में वो जर्मनी चली गई थी, फिर वहां से आई. उसके पहले भी तो वो बहुत कूल है. उस वक्त तो वो बहुत कूल थी. तो उसने छोटी सी उम्र में 10 साल की मुद्रा को दुनिया दिखाई, दुनिया पहुंचाई. तो मेरा आधा जो कूल है ये मैं उसको सामने तो कभी कहना नहीं चाहूंगा, पर मेरी बहन की वजह से और मेरे माँ पिताजी की वजह से. तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मेरी जर्नी शुरू कहाँ से हुई. मेरे घर में कोई संगीत से कोई रिलेशन नहीं है. हमारी फैमिली व्यावसायिक है, हमारा फैमिली बिजनेस है. और मेरी जो जर्नी शुरू हुई, ये जैसे आपकी स्कूल में होता है, आपकी स्कूल, हर स्कूल में होता है कि एक नर्सरी, KG1 KG2 की बिल्डिंग एक ब्लॉक अलग होता है थोड़ा सा. हाँ. और फिर 1st 2nd से 10th के बच्चों का ब्लॉक अलग होता है. तो जैसे ही मैं KG2 से पास होकर 1st में गया ना, हमारी नई बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग में शुभम मिली मुझे तबला क्लास. और मैं स्कूल, मुझे आज भी याद है वो लम्हा इतने अच्छे से याद है कि मैंने पहली बार, तो मैं थोड़ा 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया, स्कूल भरना शुरू हुई और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. मैं हमेशा से, मुझे बड़ी, हमारी नागपुर की भाषा में कहते खुजली थी, आज भी है. तो कहीं पे भी जाता हूँ मैं देख लेता हूँ क्या है कैसा है, मैं पूछ लेता हूँ लोगों से. तो मैंने तबला की आवाज सुनी
और मेरे गुरुजी पंडित प्रशांत गायकवाड़, जिनसे मेरा सीखना हुआ, वो वहां तबला बजा रहे थे। उस वक्त मैं उन्हें नहीं जानता था, और बस वो तबला, तो मैं दरवाजा खुला था, वो रियाज कर रहे थे, दरवाजे से ऐसा झांक के देख रहा हूं उन्हें कि ये क्या हो रहा है, ये आवाजें कहाँ से आ रही है, एंड आई एम मेस्मराइज्ड विद हिम प्लेइंग। मुझे उनके बारे में तो कुछ पता नहीं था, 6 साल का बच्चा हूँ। तो मैं गया, उन्होंने देखे मुझे, फिर उन्होंने बोले इधर आओ इधर आओ। बोले क्या हुआ, बोले अच्छा लगा, मैं बोले जी बहुत अच्छा लगा। बोले बजाओ थोड़ा, ऐसा 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 करो। आई डिड दैट, आई एम लाइक ओह दैट्स माय फर्स्ट साउंड। एंड उन्होंने बोला सीखना चाहते हो, जी हाँ। बोले ठीक है, किसी दिन अपने मम्मी पापा को लेकर आओ और मुझसे मिलाना। तो मैं घर गया, मैंने बताया मम्मी ऐसा, तब तुम जानते नहीं तबला वगैरह क्या है। फिर उन्हें लेके आया, मम्मी बोले ठीक है भाई तुझे खुशी है तो जा। फिर गुरुजी से मिलाया, गुरुजी ने बोला हाँ मैं क्लासेस लेता हूँ, तो अगर आप मुद्रा की क्लासेस चाह रहे हैं तो आप 1 घंटा पहले ही से भेजे, तो हम स्कूल के बच्चों के साथ से ट्रेन करें, एक्स्ट्रा जो स्पेशल क्लासेस रहती है, और 1 घंटा बाद में मैं हफ्ते में 2-3 बार मैं आपके घर आके सिखाऊं, पास में रहते थे। मेरी किस्मत, ये जो मेरे गुरुजी है, ये है पंडित प्रशांत गायकवाड़। ये पंडित प्रशांत गायकवाड़, ये बनारस घराने से इनका संबंध है। और तबला तबला के जो बहुत, तबला के 6 घराने हैं, उसमें से बनारस घराना है, बहुत स्पेशल है अपने आप में, हर घराना अपने तरीके से स्पेशल है। यहाँ पर का जो कल्चर है बड़ा मिक्स कल्चर है बनारस का, है ना। गंगा जमनी तहजीब भी आ गई इसके अंदर में, हिंदू घराने भी है, मुस्लिम घराने भी है, प्लेयर्स भी है, ऐसा भी समझिए आप। और शायद लोगों को कई बार ये बात अच्छी नहीं करती, पर कोर्टिजान कल्चर होता है बनारस में। सॉरी क्या? कोठी का, कोर्टिजान जिसे कहते हैं आप, कोठा जिसे कहते हैं, ओके, है ना। इसे गलत तरीके से देखने की कोई ये नहीं है। कोठा, यहाँ पे आर्टिस्ट भी पनपते थे, यहाँ पे डांसर्स होती थी, है ना, जहाँ पे लोग जाके डांस देखते थे, और ये कथक करने वाले कई बार होते थे, पर उन्हें समाज नीचे देखता था। आज हमने उन्हें, मेरा मानना है जो सरस्वती की पूजा करे, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करें, आप पूजनीय हो, ये मेरी छोटी सी बात है। तो वो भी सरस्वती की अपने ढंग से पूजा कर रहे थे, उसमें से निकला हुआ ये बनारस घराना। उसके जो गुरुवर है ना, पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज, उनके गंडाबद्ध शिष्य, जो गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, वो मुझे मेरी झोली में नागपुर में मेरे स्कूल में टीचर की तरह मिले। तो 6 साल से 16 साल की उम्र में मैं रोज अपने पियर्स से 1 घंटा, 9 बजे की क्लास होती थी, मैं 8 बजे स्कूल पहुंचता था, और फिर शाम को गुरुजी वापस आके सिखाते थे। इस तरह से मैंने अपनी विशारत पूरी की, और वो दुनिया ही एक अलग थी, और तब क्लासिकल से काफी था। और फिर आसपास माहौल बहुत अच्छा था, घर वालों का ऐसा नहीं था कि कोई आर्टिस्ट थे, पर सबको आर्ट का बेहद लगाव। मुझे याद है बचपन में हम लोग सारी मल्टीप्लेक्स के पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर में सारी पिक्चर देखते थे। मेरे मम्मी पापा को इतना शौक, मेरे माँ पिताजी को इतना शौक, हम सारी मूवीज देखे, पुराने गानों का शौक, नए गानों का शौक, और उन्होंने कभी रुका नहीं। सीखो सीखो सीखो, ये मेरे घर की मेंटालिटी, जो भी जहां से सीखना। और मेरी माँ 2 व्हीलर पे बैठा के मुझे कहाँ घुमाती थी, ये कंपटीशन वो कंपटीशन, ये सीखो वो सीखो। ऐसा करते करते मैं सीखा, और बचपन से मैं स्टेज पे रहा हूँ। 16 साल की उम्र तक के मैं सीखा हूँ। मैं अपने शहर की बहुत ही एक अच्छी स्कूल में पढ़ा, और वहां से 11-12 में बोर्डिंग स्कूल गया। बोर्डिंग स्कूल भी मेरी किस्मत ऐसी कि भारत की सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल में, जैसे आप मानेंगे, कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल, ये साउथ में होती है। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए गया, और वहां पर भी मेरे पिताजी बिल्डर है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी बिल्डर है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में काम करते हैं वो। और उस वक्त मैं नागपुर का यार, टियर 2 सिटी का लड़का, इंटरनेट का जमाना नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, तो किस सोच इतनी कि इंजीनियर बनना है, वो भी सिविल इंजीनियर बनना है, और पापा को हेल्प करनी है बिजनेस में, राइट। और क्या कर सकते हैं भाई, ये इतनी सोच है, और वो करना भी था जेन्युइन। लेकिन फिर दुनिया बदली। आप, जब मैं कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में गया, शुभम आप सोचो 16 साल का लड़का नागपुर का, और ऐसी स्कूल में गया जहां पे बथेरे देशों के लड़के। अच्छा, ऐसा नहीं मेरी इंग्लिश खराब थी, ऐसा कुछ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, शायद तभी वहां पहुंचा मैं। इंग्लिश अच्छी, सब अच्छी, पर वहां आप जाओ, वहां पे ऐसे घराने के बच्चे की जो ना इंडिया के ही है, पर घरों से वो बचपन से इंग्लिश बोलते हुए आ रहे हैं, आप समझ रहे हो, उस तरह की दुनिया भर के लोग। मेरा बेस्ट फ्रेंड हाफ स्विट्जरलैंड का, उसकी माताजी उसके पिताजी सिंधी, है ना। इस तरह के लोग हैं भाई, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कॉम्बिनेशन। पूरी दुनिया के कितने सारे देशों के, कोरिया से लोग, रशिया से लोग, इधर से लोग, उधर से लोग, जापान से, अमेरिका से, यूरोप से, और वो सब आपको मेरी क्लास में। पूरी दुनिया खुल गई, नए नए संगीत मुझ तक पहुंचे, और वो जो वक्त था काफी एंजॉय किया मैंने। और इस तरह से जो है आप कह सकते हो कि मेरी म्यूजिकल जर्नी जो है वहां से और बढ़ी। तबला यहाँ से लेके आए हूँ, बॉलीवुड लेके आए हूँ नागपुर से मैं, और यहाँ पे वर्ल्ड म्यूजिक से मेरा हुआ, कर्नाटिक म्यूजिक से मेरा हुआ, क्योंकि मैं कोडाईकनाल में था, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में, वहाँ पे कर्नाटिक म्यूजिक से मेरा बहुत आदान प्रदान हुआ। मैं कम उम्र में बहुत, जितना सीख सका उतना सीखा। और फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग करने निकला, और मैं पहुंचा यूके, क्वींस यूनिवर्सिटी। वहां पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड आप जिसे कहते हैं। बेहद खूबसूरत जगह, बेहद प्रतिष्ठित संस्थान, खूबसूरत यूनिवर्सिटी, खूबसूरत लोग, और वहां पे एक और बड़ी दुनिया।
और वहां ऐसा हुआ, वहां जाके जब सिविल इंजीनियरिंग सही में करना शुरू किया शुभम, तब समझ में आया कि भाई ये तो मुझे मेरे बस की तो नहीं है, मुझे नहीं करना। पर ऐसा है कि भाई एक तो अपने चैलेंज खुद से लियो। अच्छा मेरे पिताजी मुझे बोलते बेटा तू ये क्यों कर रहा है, तू बना स्टेज के लिए, उनको बहुत पहले पता चल गया था, तू आर्ट ले, तू ये सब कर, और खुशी से बोलते थे। ऐसा नहीं स्टूडेंट तो मैं अच्छा था ही, पर बोले बेटा तेरी सोच, तेरा दिमाग उस दिशा में ज्यादा अच्छा जाता है ना। तो बोले आर्ट ले, ये कर। मैं बोला भाई अब तो इतना आ गए। फर्स्ट ईयर में जब गया मैं बोला यार ये तो उतने बस की नहीं है, पर करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा दम लगा के सिविल इंजीनियरिंग खत्म जरूर की, पर मेरा ध्यान सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के यूके में हर दूसरी चीज पे था कि भाई म्यूजिक मैं साउथ एशियन सोसाइटी होती है जैसे इंडियन सोसाइटी, तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ईद, दिवाली, होली, इसके अंदर में डांसेस करना, पूरे जो भी प्रोग्राम है उसको स्ट्रक्चर करना, जो भी मैं कर सकता हूँ, है ना। अलग अलग वर्ल्ड म्यूजिक के जो बैंड्स थे उस वक्त, मेरी किस्मत ऐसी, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में मैंने बजाया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और वर्ल्ड म्यूजिक के आप सोचो 20 साल का लड़का, और वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका म्यूजिकल एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज्यादा था, 30-35 साल से अपने टॉप लेवल पे। अच्छा दुनिया के हर कोने से आए हुए ऐसे लोगों का उन्होंने, बीबीसी जो टीवी चैनल है, जी जी। उन्होंने और एक संस्थान ने मिलकर 10 लोगों की एक ऐसी टीम बनाई, उसमें मैं सबसे छोटा, मेरा एक और बांग्लादेशी दोस्त जो गिटार और औद बजाता है, हम दोनों सबसे छोटे उसमें, और बाकी सब स्टॉलवर्ड्स, लीडर्स इन देयर फील्ड। उनके साथ में बजाने के लिए हमें पैसे मिलते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं वो भी। यार एक 20 साल के लड़के के लिए जिससे संगीत से सिर्फ लगाव है, कुछ नहीं, मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं इसमें करियर बनाऊं कुछ, बस मुझे प्यार है संगीत से। आपको भी है, मुझे भी है ना, सबको है, किसको म्यूजिक पसंद है, पर मेरा थोड़ा म्यूजिक बनाने में भी मेरा इंटरेस्ट है जी। मुझे वो मौका मिला, और वहां पे मुझे ऐसा लगता है लाइफ चेंज हो गई। फिर उस जैसी मैंने वो दुनिया के इंस्ट्रूमेंट्स देखे, तब मैंने अपने लाइफ में अपना पहला इंस्ट्रूमेंट उठाया, जिसे आप कहते हैं यूकेलेले। यूकेलेले जो छोटी गिटार रहती है। हाँ हाँ हाँ। और शुभम मेरे भाई तब से खून लग गया मुझे, और तब से जो जर्नी शुरू की है कि जो भी मिलता है बस उठा के बजाना शुरू करो, देखा जाएगा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो मुद्दा नहीं है। मन में जो, मैंने मनाकपुरी शब्द का खुजली कीड़ा पैदा हो गया भाई, तो शुरू करो, बजाओ, और लेट्स सी वेयर इट गोस। सो दैट्स माय फिलॉसफी टिल डेट। मेरे दोस्त कई बार पूछते तो कितने इंस्ट्रूमेंट बजाता है, क्या बजाता है, मुझे भी नहीं पता। और मुझे ऐसा लगता है कई बार थोड़ा डिसइनजेन्युअस है, थोड़ा गलत लगता है मुझे ये कहना कि मैं इतने इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, क्योंकि मैं खेलता जरूर हूँ, बजाना नहीं बजाना ये डेफिनेशन कौन क्रिएट करता है ना। तो मैं कभी नंबर उसमें डालता नहीं हूँ, एक दर्जन के ऊपर तो बजा ही लेता हूँ, और हमेशा सीखते रहता हूँ, नाइस। है ना। तो वहां से फिर मोरचंग वगैरह इन सब का सफर शुरू हुआ, और आज मैं आपके सामने हूँ। सो थोड़ा सा बैक जाते हैं आपकी स्टोरी में, जो आप क्या कहते हैं टियर 2 सिटी आपने बोला आप। हाँ जी शुभम ऑल्सो मैं बहुत बड़ बोला हूँ। तो भाई पॉडकास्ट तो ऐसी चीज है कि मैं तो, मुझे बहुत खुशी होती है, अपनी बातें सुनने का किसको मजा नहीं आता, जी जी। और वो भी आप इतने अच्छे सुन रहे हो। पर कभी आपको लगता है मैं भटक जाऊं, प्लीज ब्रिंग मी बैक। इफ यू वांट टू स्टॉप मी मिडवे थ्रू द स्टोरी, प्लीज ब्रिंग मी बैक, फील फ्री। ओके श्योर। ग्रेट। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ओपनली बोल दे हैं ये चीज़ें। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि थोड़ा बैक जाएंगे स्टोरी में। जैसा आपने बोला कि आप टियर 2 सिटी से बिलोंग करते थे, फिर आपने शिफ्ट होके बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल्स में गए, जहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड का व्यू मिला, जहाँ पर डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट जगह से अलग अलग टाइप के लोग हैं जी। सो वॉज दैट थोड़ा डिफिकल्ट या अनकंफर्टेबल फॉर यू? देखो धरोहर जो आप कहते हो ना, धरोहर में मैंने कहा कि मुझे मेरे माँ पिताजी की हिम्मत मिली है जी। उसके साथ साथ मेरे परिवार में एक और खास बात है कि हम लोग सब बड़े एक्सट्रोवर्ट लोग हैं भाई, यार नख एक्सट्रोवर्ट लोग, है ना। इसका ये अर्थ नहीं है कि, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी जो स्कूल है बहुत ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इंडिया इज वन ऑफ बेस्ट स्कूल, जिसका ये अर्थ भी है कि वहां पे जाना हर किसी की बस की बात भी नहीं है। तो वहां पे मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है अजीम, वो नागपुर से ही है, और वो हर बार एक कहानी याद करता है, और मुझे भी याद है वो कि मेरे पिता, अजीम और मैं, मुझे टू व्हीलर चलानी नहीं आती थी तब, तो अजीम शहर के दूसरे कोने से मुझे उठाने रोज आ जाता था। हम लोग पूरे शहर की आवारागर्दी करते थे। तो वो आया, मेरा बोर्डिंग स्कूल जाने का वक्त करीब आ गया, तो मुझे बोला मुझे शॉपिंग करनी है, बैग खरीदना है। तो पापा भी समझ गए भाई, और वो भी मेरे साथ स्कूल आए थे देखने, तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई ये ऐसी स्कूल है कि इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप परिवारों से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, तो ये बच्चे को भी एक उम्मीद होगी उसकी कि भाई मैं अच्छे कपड़े दिलाओ, अच्छे ये दिखाओ। मेरे पापा ने 2010 की बात है 10,000 रुपए मेरे हाथ में थमाए थे, और अजीम भी कह रहा है, अजीम को भी याद है कि भाई इतने सारे पैसे हमने पहली बार वो लाइफ में देखे, मैंने भी, कि हमें किसी ने दिए इतने पैसे और बोले जाओ शॉपिंग करके आओ। तो अजीम को आज भी वो याद है, हम लोग एडिडास गए थे, हमको याद है, और वहां से मैंने जूते खरीदे थे और एक बैग खरीदी थी। अच्छा जूते मेरे पीले 2010 में,
और बात ऐसी है कि आज तो मैं आपके सामने बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, पर 2010 में या ऑफ कैमरा भी मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा सकती है। तो स्पोर्ट्स पीरियड में जो है कि भाई सब लड़के अगर खेल रहे हैं तो गाली गलौज थोड़ी बहुत हो जाती है। फर्क ये है उनकी गाली अंग्रेजी में निकलती थी और मेरी हिंदी में निकलती थी, ठेठ नागपुरी गालियां। ऑलरेडी जो भी आपने सवाल पूछा क्या वो डिफिकल्ट था, यार वो स्कूल ऐसी है। और इंग्लिश आप समझ रहे हैं ना, ये इंडिया की मेंटालिटी में, साइकी में कि बेटर इंग्लिश यू स्पीक मतलब आप बेटर हो। हाँ, जो कि क्या कह सकते हैं, ये बस है। ठीक है, इसने हमें बनाया भी, इसकी वजह से हम लोग इंग्लिश को इतना तवज्जो भी देते हैं, अच्छी बात, ताकि हम दुनिया से झेल सके। पर इंग्लिश आपकी औकात नहीं है। पर 16 साल के बच्चे को ये मालूम नहीं, और मैं वहां जा रहा हूँ और मैं तो ठेठ हिंदी में गालियां दे रहा हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये आ गया, देखो गांव से आ गया, ये गांव का आ गया। और वो बहुत, जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बुरी थी, पर वो कुछ अलग दुनिया थी जिसमें मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ा। श्योर मजाक उड़ाया गया मेरा। पर किस्मत ये है कि वो जो एक्सट्रोवर्जन की मैं आपसे बात कर रहा था, उससे किस्मत ये है कि मुझे ये सीखने का मौका मिला वहां पे कि मैं कंप्लीटली आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन हूँ, मैं एक नई दुनिया में हूँ, अ दुनिया वेयर आई डोंट बिलोंग, or at least I thought I didn't belong. Of course I belong. That's the reason they chose me over there, right? Yes. Because I was a good student, I could add something to the school. पर वो मुझे नहीं पता था। पर तो भी I just wanted to make friends. I just wanted to know people. I was just so curious. Curiosity led me through it. कि भाई तू भूटान से? What? मैंने भूटान से मैप में देखा है, बता दे रही दुनिया के बारे में। तू नेपाल से? चल नेपाली गालियां सिखा मुझे। तू श्रीलंका से? तू यूरोप से? You understand? कितने सवाल हो गए, और वो थे भी, और मैं क्यूरियस था। और ऐसे नहीं अपनी बढ़ाई, सब में कमियां होती है, मुझ में भी कमियां है शुभम, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि माय हार्ट वाज इन द राइट प्लेस एंड आई थिंक मोस्ट पीपल कुड फील दैट। सो आई वाज एबल टू मेक रियली गुड फ्रेंडशिप्स इन स्कूल। इनफैक्ट वेरेवर आई बीन इन माय लाइफ, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव द काइंड ऑफ फ्रेंड्स कि मैं जहां पे भी जा गया हूँ वहां पे मैं खुशी से कह सकता हूँ कि मेरा एक घर वहां पे भी है और मेरे कुछ दोस्त वहां पर है जो परिवार की तरह है। तो बिल्कुल 100% मुश्किल होता है। और अब आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे मेरी तरह आने वाले जो और टीयर 2 के बाकी स्टूडेंट थे, मुझे वो भी याद आ रहा है, और उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। और कई बच्चों को ना फिट इन जिसे आप कहना पड़ते हैं, हाँ, वो फिट इन में उन्हें अपना जो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है ना, उसको दबा के एक नया एक्सप्रेशन खड़ा करना पड़ा। एक फेक आइडेंटिटी। फेक नहीं कहेंगे यार, आप दुनिया के साथ में, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ से आ रहे हो, आप दुनिया के साथ में चेंज होना जरूरी है, ठीक है ना शुभम? आप जैसे हमेशा थे आप वैसे नहीं रहोगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ोगे, है ना? पर फेक नहीं, पर मैं ऐसा कहूंगा कि ये आपकी कोर आइडेंटिटी है और उसमें से नए सिरे जुड़ रहे हैं। मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, पर मैं ये हूं, ये मेरा अस्तित्व है, मैं यहां से आया हूं, और उसमें से नए सिरे जुड़ रहे हैं। वो बच्चों के लिए जो मैं नोटिस किया था उस वक्त कि उनको ये दबाना पड़ा और नया शुरू करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक थे, पर there was nothing wrong with where they came from. So many of my friends who came from tier 2 city, and I could tell that we, how would I say, identified with each other कि भाई हाँ वो टीयर 1 सिटी के बच्चे हैं, वो फॉरेनर बच्चे हैं, और एक हम भी है, पर हम किसी कम भी नहीं है, सब मजे किए। अच्छा सबसे मेहनती भी टीयर 2 वाले ही थे, ठीक है ना? तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको उतने रिसोर्सेज और उतनी चीजें नहीं मिली होती हैं स्टार्टिंग में। हाँ वो भी है। और नहीं रिसोर्सेज नहीं, फ्रीडम नहीं होता है, वो मेंटालिटी भाई। वो मैं ये नहीं कहूंगा मैं मिडिल क्लास से हूँ, पर मिडिल क्लास मेंटालिटी जरूर है। मेरे माँ पिताजी बहुत गरीबी से आ रहे, दोनों बेहद गरीबी देखी उन लोगों ने। उन्होंने अपनी मेहनत से एक अपने लिए एक जिंदगी बनाई। मेरी किस्मत, मैं उस घर में पैदा हुआ, और तो मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं हुई। पर वो जो आप माँ, देखो यार, माँ बाप से आप वो नहीं सीखते जो बोलते हैं कि हर माँ बाप बोलता है बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। हर बच्चा पढ़ता है कि नहीं? पर आप देखोगे वो बच्चा जरूर पढ़ता है जिस घर में माँ बाप भी पढ़ते हैं। तो बच्चे जो है वो माँ बाप की बात सुन के नहीं, उनकी हरकतें देख के, उनको ऑब्जर्व करके जो है वो होते हैं। तो मेरे घर में भी जो था, हम लोगों ने वो ऑब्जर्व कर करके वो चीजें सीखी कि ये तरीका होता है कि माँ बाप, भले मुझे किसी चीज की कमी नहीं, पर वो हर चीज में जो है फूक फूक के खर्च करेंगे अपने ऊपर। आज भी खर्च नहीं करते, आज तो हम बहुत अच्छे, कहूंगा मैं, बहुत अच्छे सिचुएशन में हमारी फैमिली, पर वो जो उनके कोर बिलीफ्स है, कोर वैल्यूज है उनकी जीवन की, तो वो हम मेरी किसी हद तक के आई है, पर वो कुछ और लेवल पे। तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं मिडिल क्लास में हूँ, पर वो मिडिल क्लास मेंटालिटी जो है वो हम तक की आई थी टीयर 2 सिटी के। और ये मैं हर बच्चों में देख रहा था। टीयर 1 में वो शायद नहीं थे। वो जब आप अंग्रेजी ही बोलते हो घर पे, तो दैट ऑलरेडी यू आर माइल्स अहेड ऑफ अदर्स, सॉरी, लाइट ईयर अहेड ऑफ समवन, माइल्स अहेड ऑफ समवन, है ना? तो अपनी जर्नी देख के अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी मिलती है। व्हाई नॉट भाई, व्हाई नॉट? कुछ साल, अगर आप मुझसे ये सवाल 1 से 1.5 साल पहले पूछते दोस्त, तो मैं आपको मना कर देता, या मैं आपको सच नहीं कहता।
या मैं आपको सच नहीं कहता, मैं झूठ कहता, पर मैं काफी डिप्रेस था काफी हद तक। ऐसा नहीं, लाइफ अच्छी चल रही है यार, अच्छे माँ बाप है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, अपनी तरीके से जिंदगी जियो, सब कुछ करो। एक करियर करियर तो देखो यार, गौतम बुद्ध बोल के गए भाई 2500 साल पहले, लाइफ इज सफरिंग। एक उसका मोटा मोटा उसका मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। जिंदगी में आप अंबानी की औलाद हो, आप किसी गरीब की औलाद हो, चैलेंजेस सबको है, ऐसा नहीं गरीब को ज्यादा चैलेंजेस है, पर एक बार आपका रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी होगी, सबकी जिंदगी में तकलीफ है। ऐसा नहीं वो अंबानी का लड़का इसलिए वो दुनिया का सबसे खुश आदमी है, नॉट ट्रू एट ऑल, राइट। पूरी जिंदगी हमें इसके अंदर निकालनी है, दिमाग के अंदर में। ये थॉट जो है ना, यू कैन नॉट एस्केप इट। यू कैन एस्केप योर फैमिली, यू कैन एस्केप योर फ्रेंड्स, यू कैन मे बी एस्केप योर रियलिटी, यू कैन नॉट एस्केप योर माइंड, करेक्ट। तो भाई जिंदगी जब आपको इसी में निकालनी है, मैंने कुछ समझौते कर लिए लाइफ के साथ में कि यार ये लाइफ में होना ही है। वो गौतम बुद्ध बोल के गए, लाइफ इज सफरिंग, तो आप कुछ ना कुछ करो जिंदगी में। किसकी जिंदगी में झमेला नहीं है, मुझे बताओ दोस्त, आपकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है? मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, है ना। हमारे एडिटर जो है भाई आपके सामने बैठे, की जिंदगी में, करेक्ट जी। बट कहने का मतलब ये है कि यार सबकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको उसमें मीनिंग बनाना। लाइफ इज मीनिंगलेस, ऑनेस्टली। जिंदगी का क्या मकसद, इट्स सो रैंडम। एक इतना सा प्लेनेट है अपना, जो बाहर से देखो तो वो दिखता भी नहीं है, वो धूल के जर्रे बराबर नहीं है, उसमें हम लोग क्यों अपने आप को इतना सीरियसली ले। और मेरी किस्मत है, मैं कुछ लोगों को मैं अपना गुरु मानता हूँ, जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, पर उनकी वीडियो, उनकी किताबें, उनके इंटरव्यूज, उनके बारे में बातें जान जान के मैं सीखता हूँ। और जावेद अख्तर बहुत अच्छी बात कहते हैं, उनकी बहुत बातों पे मैं यकीन रखता हूँ, अब कुछ बातों पे नहीं भी रखता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि भाई जिंदगी में अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप कुछ भी हो, थोड़े दिन के आए हो दोस्त, कुछ दिन में चले जाऊंगे, राइट। तो वो है। तो आप मुझसे पूछे थे कि क्या मैं खुश हूं। अगर आप एक साल पहले पूछते तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफ थी कि मैं काफी सालों से सिंगल था, मेरी जिंदगी में पार्टनर नहीं था, मैं अकेले ही जिए जा रहा हूँ, अकेले। 10 साल में घर से दूर था, जो मैंने आपको बताया 16 से 26-27 की उम्र तक के मैं नागपुर के बाहर 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 अलग अलग जगह पे रहा, बहुत सारे। फिर मैं कोविड की वजह से मैं नागपुर वापस आया घर जी, और तब से फिर मैं नागपुर में रह गया। तो नागपुर में आना भी मेरे लिए डिप्रेसिंग था, क्योंकि टियर 2 सिटी, तो जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए वहां पे एवेन्यूज नहीं थे खुलने के, और मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं थी। लेकिन कुछ एक साल के करीब मेरी जिंदगी बदल गई, एंड आई हैव मेट माय नाउ वाइफ हु हैज कंप्लीटली चेंज माय लाइफ। उनका नाम है हैना, और वो मेरी जिंदगी में कहाँ से आ गई। और मालूम है शुभम, ये इतनी पोएटिक बात लगती है मुझे कभी कभी, कि जिस वक्त मैं बहुत सोच रहा हूँ यार कोई तो मिले, कोई तो मिले। अच्छा, मेरा परिवार भी काफी ओपन माइंडेड, कोई ऐसा नहीं, मम्मी हाफ को, मम्मी पापा तो नहीं, मम्मी कभी सजेस्ट करेंगे बेटा उससे मिल, उससे बोल, तो आई बी लाइक माँ आपको पता है वो लड़की सीधी सादी है, आपको पता है आपका लड़का कितना टेढ़ा है, उसकी क्यों जिंदगी खराब करो, मुझे ढूंढने दो। तो मेरे घर में वो ओपननेस है कि भाई यू कैन फाइंड योर ओन पार्टनर, राइट। तो किस्मत से पर कोई मिला नहीं कि यार, और मैं टेढ़ा भी हूँ थोड़ा, तो मुझे भी शायद कोई टेढ़ी चाहिए थी, मे बी ऐसा था। और किस्मत से मुझे हैना मिल गई, ऐसी अचानक, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। और वो तब मिली शुभम जब मैंने पूरी लाइफ में एक पार्टनर खोने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये सोच लिया था मैंने कि यार यू नो व्हाट, अभी तक के आप बस रो रहे हो कि भाई कोई मिले, कोई मिले, कोई मिले, मिली क्या नहीं मिली, यार ये भी हो सकता है आपको जिंदगी में कोई ना मिले, तो मेक पीस विद दैट। तो आई लिटरली हैड दैट कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ एंड आई मेक पीस विद इट। ये होता है अक्सर, पता नहीं मुझे एक्चुअली, मुझे भी ये लॉजिक या ये यूनिवर्स का क्या रूल है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, कि जब तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हो, किसी चीज़ के पीछे पड़े होते हो, तब तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलती है। बट जब तुम वो छोड़ देते हो कि ठीक है भाई नहीं मिल रही, कोई नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ या कुछ और करता हूँ, सबसे पहली चीज़ वही आती है। पागलपन है ना ये, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं कह सकता हूँ कि उल्टा है। हाँ, है ना, जो भी ये ऐसा और होता है, ये भाई, ये मेरे भाई होता है, क्योंकि आप इतना चाह रहे हो उस चीज को, पागल हो रहे हो, और जैसे ही आपने छोड़ दिया, मे बी बिकॉज ऑफ डेस्परेशन, कि एक चीज के पीछे तुम इतना डेस्परेट हो कि तुम और चीज कर ही नहीं रहे हो सकता है, और आप इरेशनल हो जाते हो फिर उस चीज के पीछे, है ना, हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज है यार, आप इंडिया में, अब मैं जैसा कहा मैं 10 साल बाहर था, 10 साल में अलग अलग मेरी किस्मत, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हूं मैं। जैसा मैंने कहा क्वींस यूनिवर्सिटी पढ़ा, उसके बाद में मैं वापस इंडिया आया, इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेहतरीन कोर्स यंग इंडिया फेलोशिप में मैं पढ़ा। उन्हीं के फाउंडर्स के साथ एक और कोर्स यंग इंडिया फेलोशिप दिल्ली के पास सोनीपत हरियाणा में, और एक और कोर्स मैंने उसी के बाद में साल भर के लिए किया लद्दाख में। सोचो किस्मत भाई मेरी, 1 साल लद्दाख में फुली पेड स्कॉलरशिप, दुनिया के टॉप प्रोफेसर आपको आके लद्दाख में पढ़ा रहे, जन्नत में, है ना। तो वहां पे मैं अपना करियर सेट करने की तलाश में था, और वहां से मुझे वापस आना पड़ा। तो फिर नागपुर में आप आ गए, तो यार दुनिया थोड़ी खुल गई, और नागपुर का जो बेस्ट टैलेंट है मैं कहूंगा वो बाहर चले गए। तो मुझे कोई चाहिए था कि जो मुझे समझ सके, जो मुझे एक्नॉलेज करे कि भाई मैं जो एक दुनिया से आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बेटर हूँ आप वर्स हो, आप बेटर हो मैं वर्स, ऐसा नहीं।
सब हर ताले की अपनी चाबी है भाई। तो मैं हर कोई किसी, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, तो मेरी वेवलेंथ किसी से मैच नहीं हो पा रही थी नागपुर में। ऐसा नहीं, मैं लोगों से मिलता था पर बस नहीं हो पाया। और फिर मेरी किस्मत भाई कुछ बदली, जो आपने कहा, और मेरी लाइफ में हैना कहाँ से आ गई मेरी भी समझ नहीं, बट माई ब्यूटीफुल वाइफ, और उसने मेरी जिंदगी बदल दी भाई। जो होता है ना कि एक जो कमी पूरी करना, कि ऐसा कई बार आपको अधूरा सा महसूस होता है, कई बार आप लाइफ में उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो वो बंदी ने वो इतनी भयानक डिसिप्लिन, उसने मुझे डंडा मार मार के भी सीधा कर रही है वो, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी। तो भाई बहुत, मेरे घर वाले खुश, मैं खुश। तो इस वक्त तो मैं आपसे कहूंगा भाई, मैं अपनी लाइफ के, मैं इतना खुश जिंदगी में कभी नहीं रहा, और मैं अपनी लाइफ के पीक पर, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट लाइफ हैज गिवन मी। भाई आप, आपका और मेरा क्या रिश्ता दोस्त, और आप इतने दूर से आओ और आप मुझसे बात करना चाह रहे हो, मेरे बारे में जानना चाह रहे हो, तो इससे खुशी के बारे में और क्या हो सकता है भाई। मैं करियर में आगे बढ़ रहा हूँ, जिंदगी में खुश हूँ, और बस चल रहा है, और अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, उसको झेलना है, बट खुश हूँ मैं भाई। मैरिज के बाद मतलब मेनली क्या एस्पेक्ट चेंज होते हैं, मुझे ये जानना है कि ड्रास्टिक चेंज होता है एक लड़की की लाइफ में, इतना मुझे पता है। क्योंकि अगर मैं अभी 23 साल का हूँ और मैं अगर शादी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि भाई ओ भाई इतनी सब चीज़ चेंज हो जाएगी, ये डायनेमिक्स रही है ये, बट एक्चुअल क्योंकि अभी आपकी रिसेंटली हुई है तो मैं जानना चाहता हूँ कि होता क्या है। मुझे पता नहीं शुभम, आपने मेरा देखा नहीं देखा, मेरी जो मैरिज है थोड़ी यूनिक है एक तरीके से। मेरी वाइफ जो है वो अमेरिकन है, अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन नेशनल, वाइट अमेरिकन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। एंड कई बार लोगों को अब समझ में नहीं आता आप कहाँ मिले, कैसे मिले। हमारी मुलाकात नागपुर में ही हुई। तो अभी जो है मेरी वाइफ, वो बहुत ज्यादा दिमाग वाली है, उसके बारे में भी इत्मीनान से बात करेंगे। बट राइट नाउ शी इज स्टडिंग MD चाइल्ड साइकाइट्री एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो जी, और वो उनका रहना, वो खुद है भी बॉस्टन से। वो 1 साल के लिए वो नागपुर आई थी। एक बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट, उसका नाम है नेहरू फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जहाँ इंडिया और अमेरिका के टॉप टैलेंट को लेते हैं और एक रिसर्च फेलोशिप पे साल भर के लिए फुली फंडेड। हाँ, आपको भेजते इधर उधर। क्या भगवान मेरी किस्मत कि, हे भगवान कहना चाह रहा है मेरी किस्मत कि वो नागपुर आई, नागपुर के एम्स में आई, और बस हमारी मुलाकात हुई दोस्त, और एक बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और अभी हम लोग शादीशुदा है। तो बात ये है कि शादी तो हो गई हमारी, उसका 1 साल खत्म हुआ, वो इतनी मेहनती कि उसका सिलेक्शन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हो गया, और ऑफ कोर्स उसे वहां जाना है। तो मैंने भी एक वीजा के लिए अपने अप्लाई किया, साल भर में मैं भी उसे जाके सपोर्ट करूंगा, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ, है ना, घर पे भी रहूंगा उधर भी रहूंगा। और फिर अभी हमारे छोटे प्लान्स है कि जब तक कि उसका MD खत्म नहीं होता है वहाँ पे, जब तक कि उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होती, उसको सपोर्ट करूंगा, और अप डाउन करते रहूंगा, इंडिया US। और फिर बात का हम सोच रहे हैं कहाँ सेटल होंगे, कैसा सेटल होंगे, तो अभी कोई प्लान्स नहीं है, पर इतना हम दोनों को पता है कि एक तरीके से थोड़ी नोमैडिक जिंदगी रहेगी हमारी, कि कुछ कुछ, क्योंकि वो डॉक्टर है, उन्हें बस उनका एक हॉस्पिटल रहेगा, तो हमें एक शहर में जरूर रहेगा। और मैंने कहा मुझे भाई सिर्फ एयरपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं इधर से उधर जा सकूँ। तो ये हमारी सोच है अभी। तो उतना आगे का हमने प्लान नहीं किया है, पर लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है भाई कि एक पर्पस मिल जाता है, चीजें सीरियस हो जाती है। अभी पहले जब आप खाली भी रहते हो, या एटलीस्ट मैं जब था, तो ऐसा था कि यार अकेला आदमी है, इसके लिए जी रहा हो, ऐश करो, मजे करो, जो करना है करो, है ना। अब ऐसा लगता है हर चीज जैसे टिकिंग टाइम बॉम्ब, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, आपका पार्टनर, आपके आसपास वाले भी, दे आर पुलिंग देयर वेट मैन, राइट, दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। तो आपको भी उनको नजर में नजर मिला के देखना ही नहीं देखना, तो यू हैव टू डू इट। तो आई गेस ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इट जस्ट ब्रिंग्स आउट अ बेटर पर्सन इन यू। आई फील मेरे साथ में जरूर हुआ है कि मेरी जिंदगी में थोड़ा और मकसद है। जब से मेरी शादी है, जब से हैना मेरी जिंदगी में आई, शादी तो एक अलग बात है, जब से हैना मेरी जिंदगी में आई, बहुत सारी मेरी लाइफ यूटर्न मारी है। तो इतनी सारी चीजें, फोकस मिलता है आपको जिंदगी में। और जब आपको एक पार्टनर मिलता है जो आपको, यार अच्छे वक्त में तो हर कोई साफ है, जब आपके कंधे नीचे हो, when you're down, she's pushing you, क्योंकि उससे सब पता है, उससे आप छुपा नहीं सकते, तो she's pushing you to be your best। भाई बस ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं हम दोनों, एक दूसरे से करते हैं, खैर उससे जरूरत नहीं, वो कुछ अलग लेवल पे है, बट ऐसा है भाई, जिंदगी बदलती तो जरूर है। इसलिए मेरी थोड़ी अलग है, क्योंकि अभी मेरी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज चल रही है, तो उसके चैलेंजेस ही कुछ अलग है। जब यहाँ पे 3 PM होता है, यहाँ पे 3 बजते दोपहर के, तब वो बेचारी उठती है सुबह वहाँ पे 3:30 3:30 बजे, उसकी एकदम सुबह। तो चल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, बट वी आर बोथ वेरी हैप्पी, वी आर बोथ डूइंग व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइव्स, एंड हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं भाई, तो इससे ज्यादा और क्या मांग सकता हूँ मैं।
है ना। बाकी तो चाहिए, पैसा चाहिए, काम चाहिए, आगे बढ़ना है, ये तो कभी भूख कम नहीं होने वाली है, वो तो चाहिए। बट ऑन द होल भाई बहुत खुश हूँ मैं, और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक और चीज दैट आई विल टेल कि ऐसा नहीं कि लोग आए नहीं मेरी जिंदगी में, पर जब तक के मन से मैं माना नहीं कि भाई यही है क्या वो व्यक्ति, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि आई शुड बी विद देम, है ना। जब तक के मन नहीं माना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड कंप्लीटली बिलीव इन व्हाट यू वांट। हाँ, मेरे को ये जानना था कि लव मैरिज में एज सच, अरेंज मैरिज में तो सर समझ में आता है कि घर वाले एक मीटिंग फिक्स करते हैं या होता है, मैरिज होती है, बट इन लव मैरिज कौन सा एक सर्टेन पॉइंट होता है या तुम्हारी जर्नी होती है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ शी इज़ द वन, या कोई एक सर्टेन पॉइंट होता है कि तुम्हें फक शी इज़ द वन? मेरे दोस्त, मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। समझ रहे हो? नाइस। तो पानी मेरे से भाई, पानी पे पानी लिखना। राइट, तो ये हर किसी की मोहब्बत अलग है, हर किसी। और मोहब्बत का ये मतलब नहीं लड़का और लड़की में, टीचर स्टूडेंट में, बाप बेटे में, माँ बाप में, दोस्त दोस्त में, जरूरी मैं वैसे प्लेटोनिक भी मोहब्बत हो सकती है। हर किसी की मोहब्बत अलग तरीके से बनती है भाई, क्या पता किसको क्या पसंद आता है किसके बारे में। भाई अगर मेरी भी मुझसे प्यार करती है, उसे मुझे कुछ पसंद आता होगा, पर मैं आपको डेफिनेटली, मैं खुद आपको ऐसे लोगों से मिला दूंगा जो मुझसे नफरत करते हैं, जिनको मैं बिल्कुल नहीं सुहाता। तो जैसा मैं कह रहा था, हर प्लग का एक एक भाई अपना अपना सॉकेट है, अपना अपना, जिसको जहाँ पे, तो जो जहाँ फिट हो जाए वो वैसा सही है। तो हम एक दूसरे को समझते हैं, तो दोस्तों ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है, बस हो जाता है। बस ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा हुआ, मेरे लिए, मैं हैना के लिए तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरे लिए ऐसा था कि आई हैड नेवर फेल्ट मोर अंडरस्टूड इन माय लाइफ। ओके। कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज तक मुझसे भी बेहतर किसी ने समझा होगा तो वो ये लड़की ने समझ लिया, राइट। तो वही पे ऐसा लगा कि ये कहाँ होगा, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये मुझे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कैसे बता रही है, छोटी छोटी चीजें, है ना। तो ऐसा होगा कि भाई बस सही लगता है आपको। आपको जब, मुझे ऐसा लगा कि जब कुछ ना करना भी आपको पसंद हो गया उस व्यक्ति के साथ में, तो फिर सॉर्ट आप मजे करो, बढ़िया। देयर इज और अ हम दोनों थिंग भाई, यू नो कि हाँ, सॉरी फॉर कटिंग यू, बट एक चीज़ है कि मेल्स को एक फीमेल में वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है जब वो उसे समझती है, और फीमेल्स को मतलब एक लड़की लड़के को तब पसंद करती है जब वो उसको प्यार करता है, मतलब फीलिंग फेल्ट लव, मतलब अगर उसको सिक्योर फील हो रहा है और लव फील कर रही है तो उसे प्यार हो रहा है। और वहीं मेल्स को तब होता है जब वो उसे अंडरस्टूड फील कर रही है। बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये मैंने भी हाल ही में देखा, सुना था, पढ़ा था मैंने। व्हाई नॉट ब्रो, आई वुड अग्री विथ यू यार, कि हो सकता है ऐसा। मतलब देखो यार, प्यार सबको चाहिए और समझ भी सबको चाहिए। मुझे तो लड़का मतलब ऐसा जनरलाइज तो नहीं करना चाहिए, पर कुछ कुछ आप देख सकते हो कि कुछ कुछ बिहेवियर आप लोग, हर किसी की पर्सनालिटी यूनिक होती है, जी। पर जेंडर में भी कुछ कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी निकल के आ सकती है जिसे आप पैटर्न तो नहीं कहेंगे, पर आप कहेंगे कि हाँ ऐसा, लड़के कुछ ऐसे होते हैं, बेसलाइन लड़के टाइप्स, ऐसे होते हैं, हाँ उस तरह का। हर किसी को एक स्थिति तो नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पर यार क्यों नहीं, लड़कियों, मैं अट्रैक्शन की बात कर सकता हूँ जी। लड़का और लड़की का अट्रैक्शन कैसा होता है ना, कि लड़का और लड़की का जो इनिशियल अट्रैक्शन होता है, मुझे ऐसा लगता है लड़का और लड़की का, लड़के का अट्रैक्शन होता है स्विच की तरह, भाई मुझे पसंद आ गई एकदम से, ऑन ऑफ, है ना। और लड़की का जो होता है वो पंखे की तरह होता है, पंखे का जो डायल होता है ना, रेगुलर। कि एक नंबर पे, हाँ थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है अभी, ओ नाउ ही इज अ लिटिल बेटर, ओ ओ ओ, ऐसा करके फुल स्पीड पे जब पंखा चढ़े मतलब लड़की चलेगी मेरे हिसाब से। तो ये तरीका होता है काफी तक, पर ये बहुत ही इनिशियल अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ जी। और जब आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या जिंदगी गुजारने की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन अलग है। तब आपको एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा समझना है, आपको एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना है, आपको एक दूसरे को ये बताना कि भाई मेरी और आपकी कमियां क्या है, अपनी भी और उनकी भी एक्नॉलेज करना है आपको, ताकि आप आगे बढ़ सके। हमने ये जरूर, क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप को अगर शादी में कन्वर्ट होना है तो ऐसा बैठ के डिस्कशन होता है कि कन्वर्सेशंस होती है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर विद टाइम वो चीज़ें होती हैं? शुभम मैं बाकियों की बात नहीं कर सकता, पर जैसे मैंने आपको बताया मेरी मैरिज ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, है ना। हाँ। यार प्यार हो गया, पागल, हम लोग एक दूसरे के प्यार में पागल। हम दोनों ने 1 महीना लिया एक दूसरे को, कि अब ऐसा लग रहा था कि भाई अब ये क्या हो रहा है। मैंने आने को बोला ऐसा तो नहीं है भाई, साल भर का तेरा यहाँ पर है, फिर अपन दूर दूर हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएगी जिंदगी, मुझे इतना डीप इसमें नहीं आना। उसने ही शुरू किया कॉन्वर्सेशन कि नहीं, वी नीड टू टेक दिस मोर सीरियसली। और फिर जब हमको ऐसा समझ होगा कि भाई अब क्या, अब ये सेट है दोनों के लिए कि दिस इज समथिंग दैट वी बोथ नेवर एक्सपीरियंस, तब हमने एक दूसरे को 1 महीने का वक्त दिया और मैंने बोला 1 महीने एक दूसरे को ग्रिल करना है। क्योंकि दोस्त शुभम अभी इंटरनेशनल है, ऐसा नहीं है ना कि मैं नागपुर वो रायपुर,
जी कि भाई वंदे भारत पकड़ू तो मैं पहुंच जाऊँ 3 घंटे में, नहीं ना, है ना। खर्चे अलग है, दुनिया अलग है, कल्चर्स अलग है। प्रॉपर है। प्यार मोहब्बत एक अपनी जगह है भाई, इंडियन कल्चर बहुत अलग है, अमेरिकन कल्चर बहुत अलग है, जिंदगी जीना, आप समझ रहे हो। ये प्यार मोहब्बत शायद वक्त के साथ में, और प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है ना, ये ऐसा नहीं कि बस बन गया, ये आई थिंक इट्स कांस्टेंट एफर्ट। आपको लगातार जो है प्यार मोहब्बत, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी, मे बी अ क्लीशे, बट इट्स अ जर्नी। लगातार जो है आपको वो बनाए रखना है। जरूर, इट्स नॉट ट्रू आप हर वक्त अपने पार्टनर के साथ भाई 2 बर्तन साथ पे नहीं, झगड़े नहीं हो गए, नहीं है, but to be able to bounce back after that, I think that's where love lies, you know, to be able to forgive yourself and your partner. You're also human, they're also human भाई, सबसे गलती होगी, कोई परफेक्ट नहीं है, राइट। तो हमारा जब हुआ तो ऐसा होगा कि भाई कल्चर अलग, सब अलग, अच्छा फिर लाइफ कैसे जिएगे, तुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, क्या हमारे लाइफ के प्लान्स क्या है, बच्चे कब होंगे, ये सारी चीजें, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके बच्चों के बारे में ख्यालात क्या है। तो हमने एक महीना लिया, हमने बोले कि भाई क्वेश्चंस आप एक दूसरे के लिए इकट्ठा करो, रिसर्च करो, खुद से सोचो, बताओ, टेल ईच अदर थिंग्स दैट यू डोंट थिंक योर पार्टनर नोज अबाउट यू, गुड और बैड, एंड वी बोथ केम ओपन टू ईच अदर, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्कड आउट। तो मुझे तो ये है, तो अभी क्या है, बहुत हल्का लगता है कि मुझे छुपाना नहीं, कुछ बताना नहीं है, यू नो, शी ऑलरेडी नोज, आई ऑलरेडी नो, सो वी अंडरस्टैंड ईच अदर इन दैट वे। तो उतना कम्युनिकेशन जरूर हुआ है। और मैं अकेला इतना, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ आपको, पर आधी ये जो विजडम है मेरी खूबसूरत पार्टनर की वजह से मुझे हाथ में आई है। तो ऐसा करके इंसान जी, शादी के बाद चेंज होता है, मुझे दिख रहा है। मेरे दोस्तों से पूछो भाई, वो आपको 100% बताएं चेंज होता है नहीं होता है, फॉर गुड, फॉर गुड। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ JBL। यस, टेल मी। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या चल रहा है, सब कुछ। तो भाई मैं आपको बता दूं, आई एम अ मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट डीजे प्रोड्यूसर। व्हाट दैट मींस इज आई एम ट्रेन्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल तबला। और जिंदगी में आते आते मैंने बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उठाए, बहुत सारे फैमिलीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं फोक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, मैं ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, राजस्थानी फोक इंस्ट्रूमेंट, ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, माउथ हार्प्स, डिजरीडू, ये डिजरीडू है, ये ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है। आप देख रहे हैं कैसा, जिसे आप हिंदी में आप देसी भाषा में कहेंगे पोंगे की तरह है ये ऑस्ट्रेलियन, जो वहाँ के नेटिव जो लोग हैं, फर्स्ट नेशन पीपल जिन्हें कहते हैं, जो कॉलोनाइजर्स के पहले आए हैं वहां पर, वो लोगों का ये इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक हिडाकी कहते हैं उसे, जो कि एक पेड़ से बनाते हैं वो लोग, और वो पेड़ के अंदर में जब दीमक लग जाती है तो वो एक दीमक को छोड़ते हैं और फिर एक पॉइंट पे निकाल देते हैं, उसे ये इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। मैं आपको बजा के भी सुनाऊंगा बाद में, मुझे याद दिलाइएगा जी। पर इसे आप कहते हैं डिजरीडू। तो इस तरह के मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ। तो आई एम अ मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और मैं गाने भी बनाता हूँ अपने, और मैं डीजे हूँ, तो मैं लाइव परफॉर्म भी करता हूँ, राइट। ये सारी चीजों का एक मिश्रण मैंने तैयार किया है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, पुरानी दोस्त है, हमारा मिलना कम होता है, पर उसने बस ऐसी एक दिन वो JBL का मुझे वो एक फ्लायर जो है इंस्टाग्राम पे भेज दिया, और मैंने थैंक यू बोल दिया। मैं बोला हाँ ठीक है यार, 1000 कंपटीशन आती क्या, मैं बस ऐसे ही देखा, फिर मुझे लगा इंटरेस्टिंग है, व्हाई नॉट। फिर मैंने उसका फॉर्म खोल के देखा, मैं बोला फॉर्म भी करूंगा, बट आई एम अ सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर। और अगेन मेरी द हाउ वुड आई से द डिसिप्लिन इन माय लाइफ, माय वाइफ जस्ट पुश्ड मी कि भाई हो गया, डेडलाइन आ रही है पास में, कर। तो उसने पीछे पड़ी मेरी, मैंने फिर पूरा मेरा एक वीडियो तैयार किया, उसका एक ये था, एक प्रोसेस थी, एक फॉर्मेट थी, अपने बारे में बात करो, आप बताओ क्या कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, करके दिखाओ, आपने जो जो किया है वो भेजो। तो पूरा एप्लीकेशन मैंने भरा, 2-3 घंटे का काम था वो, और भेज दिया बस ऐसे शॉट इन द डार्क। कुछ दिनों में मैसेज आता है, भाई आप सिलेक्ट हो गए टॉप 30 में इंडिया में। वो बोला व्हाट। और फिर एक आपको अभी 90 सेकंड का एक गाना बजाना है, तो मैंने वो भी गाना बनाया और उन्हें भेजा, और वो भी सिलेक्ट हो गया, और अब मैं टॉप 12 में हूँ। मेरे बहुत अच्छा दोस्त ऋतिक, जो कि एक प्रोड्यूसर है, उनकी मदद से मैं और ऋतिक बहुत काम करते हैं, अच्छा बहुत उम्दा आर्टिस्ट है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि इस तरह के आर्टिस्ट मेरे पास में मैं आसपास रहते हैं। तो टॉप 30 के अंदर में सिलेक्ट हुआ, ये वीडियो डाला, टॉप 12 में भी आ गया मैं, ये वीडियो ऑनलाइन जाना था, टॉप 12 में भी मैं आ गया। और अभी जो है मेरी टीम, अभी 6 टीमें बनी है टॉप 12 में, और मैं और मेरी पार्टनर जो कि बहुत टैलेंटेड है दामिनी, हम दोनों ने मिलकर एक और गाना बनाया, और अभी हम JBL में उसे किए। तो अब मैं इंडिया टॉप 12 में पहुंचा हूँ, और 12 में से जो 4 लोग हैं, मतलब कि 2 टीमें, वो एम्स्टरडैम के लिए सिलेक्ट होगी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, कंपटीशन में आया तो अपना तो 100% देंगे भाई, होना नहीं होना वो तो उसके हाथ में है। लेकिन किस्मत देखो दोस्त, मैं AR रहमान से मिलने वाला हूँ अभी 1 हफ्ते के अंदर।
ए आर रहमान, जब सोचा भी नहीं, मतलब वो ए आर रहमान का किस भारतीय की जिंदगी में ए आर रहमान का एक क्या कहेंगे, एक हिस्सा नहीं है उनके संगीत का। हम सब मूव हुए कभी ना कभी ए आर रहमान की म्यूजिक से। वो इतना क्या आदमी है, वो जीनियस आदमी है। मेरा बचपना कितना उन्होंने सेट किया है एज अ परकशनिस्ट। मुझे पूछना है उनसे, भाई मुझे उनको थैंक यू बोलना है कि आप जो करते हैं सारे, एक म्यूजिक का एक फॉर्मेट होता है, पर इंडिया में मुझे ऐसा लगता है वो वन ऑफ द ओनली फ्यू म्यूजिशियन है जो मेरे जैसे परकशनिस्ट है, जो ड्रमिंग वगैरह करता है। परकशनिस्ट के लिए वो अपने गानों में सोलो डालते हैं, कि परकशन सोलो, गिटार सोलो मिलेगा आपको, सैक्सोफोन सोलो मिलेगा, हर गाने का सोलो मिलेगा, वॉइस का सोलो मिलेगा, पर परकशन का सोलो वो अकेले रखती है। और क्या कहे रहमान साहब की तारीफ में, क्या कहे, मतलब वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है भाई। तो वो तो शब्द कम पड़ेंगे। पर किस्मत दोस्त, तो एम्स्टरडेम हो ना हो, पर मैंने तो अपनी गंगा यहीं पर नहा ली रहमान साहब से मिलके। क्या किस्मत। और भाई कभी सोचा भी नहीं था, कभी बचपन से ऐसा नहीं, मुझे हर चीज का, जैसा मैंने आपको बताया, मुझे छूट थी, जो बनना है बनो, पर कभी नहीं सोचा कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। और आज मैं आर्टिस्ट हूँ। मुझे बुलावा आता है देश भर से, यहाँ बजाए वहां बजाए, बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे ए आर रहमान से मिलने का मौका मिलेगा, तो सो हैप्पी ब्रो, सो हैप्पी। ग्रेट। मतलब हाँ, वो फीलिंग अलग होती है अपने बचपन के आइडल से या ऐसे इंस्पिरेशन से मिलना। और दोस्त 12 और मुझसे कई गुना टैलेंटेड लोग अपनी अपनी फील्ड से आए हुए हैं, जो हर कोई अपने क्षेत्र का धुरंधर हो। हाँ, ऐसे ऐसे लोग दोस्त, बेस्ट ऑफ द वाह बेस्ट। यार। I'm so happy to just connect, to make networks, to just meet people, meet with the JBL team, meet with whatever I can. I'm a sponge, bro. मैं बस जा रहा हूँ वहां पे, मेरा कोई जीतू हारू वो अलग है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, भगवान कृष्ण ने बोल के रखा है, उसको मानता हूँ मैं। और चुपचाप जो है, मैंने अपना काम कर लिया है, पूरी लगन से किया है, जो होगा वो होगा। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू बी वेयर आई एम, एंड आई एम गोना बी अ स्पंज, टेक द बेस्ट, मेक द बेस्ट कनेक्शंस एंड मूव अहेड इन लाइफ। दैट्स माय विजन फॉर माय टाइम एट JBL। ग्रेट। सो भैया, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। जी जी जी। तो मेरा पहला सवाल होगा कि अगर आप अपने पास में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो क्या होगा? ओ भाई, सेंटी कर दिया यार तुमने। ऐसे तो कुछ नहीं, मैं नहीं मानता रिग्रेट्स में, नहीं मानता मैं बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। और इस वक्त तो जिंदगी ने मुझे यार माला माल करके रखा है इस वक्त, तो बहुत खुश हूँ लाइफ में। पर मैं 26 साल का था जब मैंने जिंदगी में पहली डेथ देखी है ना, किसी करीबी की डेथ देखी। यूजुअली लोग काफी कम, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा, फिर फैमिली में झगड़े वगड़े हो गए, पूरे फैमिली इधर उधर हो गई। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे एक मामा थे बहुत क्लोज, मेरी 4 लोगों की न्यूक्लियर फैमिली के बाहर मेरे सिर्फ एक मामा थे, बाकी फैमिली उनसे मेरा कोई लगाव नहीं, मैं जानता भी नहीं आदौ। एक मामा थे जो बहुत क्लोज थे, एंड आई लॉस्ट हिम ड्यूरिंग कोविड। और अब दिमाग में बात आई भाई, पर और आपने सेंटी कर दिया, पर मुझे आज भी उनसे वो आखिरी कॉन्वर्जेशन याद है। एनर्जेटिक आदमी दोस्त, और आई कुड टेल वो थक चुका है, आवाज नहीं निकल रही थी उनसे, निमोनिया हो गया था उनको कोविड के पहले। हम लोग बहुत होपफुल थे कि उनको ही वुड रिकवर, एंड ही पास्ड अवे। So my regret would be, I wish I spoke more to him, bro. You know, मैं बात नहीं करता उन चीजों की भाई, पर I wish. सॉरी मैंने सेंटी कर दिया। नो तो प्रॉब्लम। सवाल ही ऐसा हुआ, पहली चीज मेरे दिमाग में हुआ है। होता है। यस। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम कितना भी दबाने की छुपाने की कोशिश कर ले, वो आ ही जाती हैं। सो हाँ, मेरा टॉपिक चेंज। हाँ, जस्ट फ्लिप द स्टेज। मेरा अगला क्वेश्चन होगा, अगर आप अपनी करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? डिसिप्लिन प्लीज। कोई है जो मुझे, यार व्हाइल माय वाइफ वाज हियर, मैं हर किसी को ये एग्जांपल देता हूँ। वो आपने गाना सुना है लगे रहो तारे जमीन पर, हाँ, है ना, दुनिया का नारा लगे रहो, उसमें वो सब एकदम कस के एकदम लगे जूता, हुए कस हैं, के पैर। कस के, right? हाँ, That's my wife, that's my mother, people around me, and then I'm that ईशान अवस्थी, यहाँ लग, बस that's why I have been that। और भाई मेरा दिमाग, पहले I used to beat myself शुभम, बट मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है दोस्त। आप ADHD कहते हैं, मैं कुछ हद तक के ADHD हूँ, जहाँ पे अटेंशन जो है, अब वो दिमाग मेरा, पहले मैं इसे कमी मानता था, अब मैं इसे स्ट्रेंथ मानता हूँ। बस I know how my brain works, so let's not force it। पर थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए। तो जब तक मेरी वाइफ थी, मैं सुबह उठता था, मेरे लैपटॉप में, मेरे बगल में लैपटॉप पे खट 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 खट, शी इज ऑलरेडी वर्किंग। दैट्स व्हाट आई वेक अप टू एवरी डे। ये ऐसे जब भी उठूं कि अच्छे टाइम पे उठ रहा हूँ, सही टाइम पे।
तो भाई उस तरह का जब इंसान आपके बगल में हो तो लाइफ में डिसिप्लिन होता है, बट नाउ दैट शी इज गॉन, थोड़ा मैं अपने आप को एक्सक्यूजेस दे देता हूँ कि यार लाइफस्टाइल ऐसी है, नाइट लाइफ का है, प्रोफेशन है, आई कैन डू बेटर दो, आई कैन डू बेटर. सो इफ देयर इज मोर डिसिप्लिन आई फील गुड टाइम टू स्लीप, दैट्स द ओनली थिंग. आई जस्ट फील भाई वो ऐसा होता है ना, वो रात का टाइम इतना आनंददायी होता है भाई. इट्स रात मेरी है दोस्त, यहाँ पे कोई मुझे उंगली करने नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई मुझे बताने नहीं आ रहा है ये करो वो करो. आई एम नॉट बाउंड टू एनीवन, यहाँ पे कुछ नहीं, नो रूल्स. सो आई कैन डू बी whoever I want to be, and that's where my brain works best. But I feel it's not sustainable. So I want, if anything, I want discipline. रात भर भी रुकूं, बस एक टाइम पे सो एक टाइम पे जागो. ये जिंदगी में आया भाई. क्या कर रहा है भाई? ये तो इसको तुमने तो मेरा साइकोलॉजी सेशन बना था. मैं भी सच सच सब बता रहा हूँ. इतना सच नहीं बोलना चाहिए. ओके, माय लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन वुड बी, अगर आपके पास कुछ मैजिक वॉन्ड हो और आप पूरी दुनिया में कोई चेंज ला सको तो वो क्या होगा? नहीं भाई नहीं, ये मेरी सोच नहीं. कुछ नहीं. लेट्स नॉट अम्यूज आवरसेल्व्स कि मैं दुनिया में कोई चेंज ला दूंगा. लाइफ इज सफरिंग. कुछ भी करो आप यार. 100 साल पे अभी आज देखो, आप दुनिया का सबसे डेवलप्ड जगह पे जाओ, स्वीडन है. स्वीडन नॉर्दर्न यूरोप जो आप गए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये दुनिया की बेस्ट जगह. क्या वहां पे लोग दुखी नहीं है भाई? आप 100 साल पहले स्वीडन में चले जाओ, वहां पे लोग स्लेव्स की तरह रहते होंगे. क्या जिंदगी रहती होगी. आज की कोई मॉडर्न अम्यूनिटीज नहीं, आज भी लोग ऐसे रहते हैं. तो स्वीडन के लोगों ने तो खुश होना चाहिए कि भाई हम कैसे रहते थे एज ह्यूमंस. पर आज आप खुश नहीं हो, है ना. आज वहां पे लोग दुखी है ना स्वीडन में, कि आज सब खुश है वहां पे. नहीं ना, दुखी होते, दुख होता है वहां पे. दे आर कॉल्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री श्योरली, बिकॉज लिविंग देयर इज अमेजिंग. दैट डजंट मीन पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स देयर, राइट. सो लेट्स नॉट हैव दैट ह्यूब्रिस. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं चेंज हो सकता. दुनिया ऐसी चलती है भाई. ये दुनिया का ये दस्तूर है. तो इफ कोई मैजिक वॉन्ड होगा तो उसको सबसे पहले मैं अपने आप पे इस्तेमाल करूं कि मैं ही चेंज हूं और सबको अच्छा अच्छा करूं. जहां पे हो अपनी खुद की इज्जत करूं, लोगों की इज्जत करूं, और जितना अच्छा कर सकूं उतना करूं. बाकी ये बर्डन अपने पे नहीं लेना चाहिए. मुझे लगता है कि दुनिया में ये बदल दूंगा कुछ. दुनिया ऐसी है. आपने सही बोला कि लाइफ इज अ सफरिंग. मुझे इससे एक पॉइंट याद आता है. मेरा एक फ्रेंड है नवल, तो एक दिन ऐसी स्टोरी है छोटी सी कि मैं ऐसी सैड घूम रहा था, कुछ हुआ था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या हुआ था. तो मैं उससे बोला था यार दिमाग खराब भयंकर, दुखी खत्म नहीं हो रहा. तो मुझसे बोलता है भाई देख सुन, ये दुख साला काहे खत्म नहीं होता, यहाँ खुश कोई नहीं है, सब दुखी है. मैंने कहा ऐसा हो नहीं है भाई, ये बंदा इतना हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, तो हंस रहा है तो खुश थोड़ी हो जाएगा. उसने मेरे को इतना सही समझाया उस दिन, मेरे को समझ में आया कि लाइफ इज नॉट अबाउट हैप्पी एंड सैड, लाइफ इज अबाउट सैड एंड लो कम सैड. ज्यादा सैड और कम सैड के बीच में ही लाइफ है. हैप्पी जैसा कुछ नहीं है. वाओ, अच्छी भाई. देखो यार, ये बड़ी पते की बातें है सब, है ना. हैप्पी जो है, हैप्पी मींस ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, शुभम, हैप्पी मींस नथिंग. व्हाट द हेल इज हैप्पी, राइट. ये मीनिंग हम अपने आप को हमें देना पड़ता है टू मेक सेंस ऑफ दिस रैंडम एस लाइफ. जैसा हमने कहा, ऑन अ स्पेक ऑफ अ प्लैनेट वी आर देयर, एंड हाउ मच इंपॉर्टेंस आर वी गिविंग आवरसेल्व्स. वी मीन नथिंग टू द यूनिवर्स. कुछ नहीं है रियली. सो वी ऑल हैव टू क्रिएट स्टोरीज. युवल नोआ हरारी करके एक बहुत बेहतरीन ऑथर है, उनकी किताब है, राइट, सेपियंस, बहुत सारी उनकी, होमो डेउस, अलग अलग किताब है और काफी अच्छे लगते हैं मुझे. काफी क्लियर थिंकर है जी. वो कहते हैं कि ही टॉक्स अबाउट मिथ्स, कि मिथ क्या होती है, राइट. फिर एक और बहुत बेहतरीन थिंकर है देवदत्त पट्टनायक. वो कहते हैं मिथ आर स्टोरीज, सिंबल्स, रिचुअल्स. मिथ सब्जेक्टिव ट्रूथ ऑफ अ पीपल, कि किसी का सच. यार हैरी पॉटर है, क्या वो किसी का सच है? नहीं ना. हैरी पॉटर हर किसी के लिए एक कहानी है, तो दैट्स फिक्शन, राइट. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट्स अ फैक्ट, राइट. फैक्ट और फिक्शन के बीच में जो होता है वो है हमारा सब्जेक्टिव ट्रूथ. ये आपकी और मेरी रियलिटी है. ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है. ये मेरा सच है, ये आपका सच है. और हमें एक दूसरे की सत्य की जितना हो सके उतनी इज्जत करनी चाहिए. एक दूसरे के सत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, राइट. मैं अपने बारे में अगर ऐसा सोचूं मैं अच्छा आदमी हूं, मेरी बीवी से पूछो, बोलेंगे भाई एक नंबर का पागल आदमी हो सकता है ना जी. वो ये मेरा सच है, वो उसका सच है. तो ये जो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, इसमें हम लोग जी रहे हैं दोस्त. तो इतना सोचना कि भाई दुनिया ऐसी है ऐसी, नहीं. हम लोग एक छोटी सी इसमें आ रहे हो, एवरीथिंग इज अ मिथ. तो हैप्पीनेस जो है वो हमें क्रिएट करनी है. कोई हैप्पीनेस ही कोई चीज नहीं एक दिन आके मुझे हैप्पीनेस एक एक्सीडेंट करेगी, मुंह के ऊपर मारेगी, ऐसा नहीं है. हैप्पीनेस इज समथिंग यू एंड आई क्रिएट, राइट. सो यू कैन हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड and not be happy, you know, and you can have nothing in the world and still be happy. So what does happiness even mean? अगर इस पॉडकास्ट में कुछ ले जाना चाहूंगा तो मैं ये वाला पॉइंट होगा पक्का. It's a subjective matter. I'm so happy. I mean, yes, it's a subjective matter, and we are all learning.
वी आर ऑल लर्निंग We दोस्त, create ऐसी our बात own है, happiness. ये मैं पक्का We ले जाना create our- चाहूंगा इस पॉडकास्ट राइट? तो 100% भाई। और कभी कभी चीजें मिल, कैसे कहूँ मैं आपको कि ये बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब चीज है कि कैसे, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, राइट? और मैं कोशिश करता हूँ जानने की, समझने की, और आखिर में यही समझना है, वही जो आपके दोस्त ने भी कहा कि ज्यादा दुखी है कम दुखी है, बुद्ध उसका उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं मध्य मार्ग, मिडल पाथ ब्रो, राइट? कि ना ज्यादा दुखी ना ज्यादा खुश। ज्यादा खुश हो तो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू योर इक्विलिब्रियम, ज्यादा दुखी तो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू इक्विलिब्रियम। दैट्स अ प्लेस ऑफ पीस, दैट्स नॉट हैप्पी और सैड, दैट्स बीइंग हु यू आर। तो जस्ट नोइंग कि लाइफ इज अ साइन कर्व, ऊपर नीचे होता रहेगा दोस्त। तो जब ऊपर होगा, डोंट फॉरगेट टू मिस इट, हैव फन विद इट, और जब नीचे होगा तो ठीक है, रिमेंबर ऊपर भी आएगा। ऐसा है मेरे भाई। मैंने आपको, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर, यार हमारा स्पीकर अच्छा नहीं है, माइक अच्छा नहीं है, मैं आपको कुछ और सुनाता हूँ, आपने मुझसे पहले भी कहा था। तो मोरचंग का एक छोटा सा आपको डेमो दूं मैं। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है मोरचंग, ओके। राइट? बेहतरीन सिंपल इंस्ट्रूमेंट, ये राजस्थान से आया हुआ है। अच्छा। ऐसा सेम इंस्ट्रूमेंट जो आपको दुनिया के हर कोने में मिलेगा, सेम इंस्ट्रूमेंट, पर हर इसका अपना अपना तरीका है, बजाने का तरीका। तो हियर समथिंग, आई डू यू हैव समथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट, शुभम? नहीं, हाँ, हमारा ये आप प्लीज बताइए, फिर हमारा क्लोजिंग है, क्या कहते हैं, रिचुअल होता है, वो फॉलो करेंगे प्लीज। ठीक है, सो हियर्स गोइंग। वाइब्रेशन और क्या कहते हैं, एयर फ्लो, प्राणायाम, एयर फ्लो, अंदर बाहर और वाइब्रेशन। सोचो मेरे दिमाग में कैसा लगता होगा वो वाइब्रेशन जब मुझे ही शरीर में फील हो रहा है। मेडिटेशन दोस्त, एवरीवन, आप बोल रहे हो कुछ, मैं अगर कुछ सिखाना चाहूंगा आपके और मेरे श्रोताओं को इस चीज से, तो ये है कि अपनी जिंदगी में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाने की कोशिश करें। आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज कम एंड स्पीक विद मी, आई विल कन्विंस यू टू पिक अ इंस्ट्रूमेंट। ये आपको जिंदगी में कुछ अलग खुशी देगा, वो आपको कोई और चीज नहीं देगी। ये सरस्वती है, तो जब सरस्वती वो जीवन में आती है ना, वो अलग खुशी देती है जो कुछ और नहीं दे सकता। तो प्लीज, इफ एनीथिंग, pick up a musical instrument. That's my message to all your viewers, listeners. ओके, सो हमारा पॉडकास्ट का क्लोजिंग रिचुअल ये है कि a quote, a thought और a principle you live by. So many. शुभम, आप मुझसे पूछोगे, अगर मेरी पत्नी आती है वो हंस के पागल हो जाती है, क्योंकि मैं दिन भर उसको पकाता हूँ, है ना? Give me your best one. It's like choosing between your children, right? Oh. But here's one that has affected a lot. It's like choosing between your children. Everyone has a favorite child. Here's something which has affected me a lot, right? Recently, it's an African proverb. मैंने Twitter पे पढ़ा था और ये मुझे बहुत मेरे अंदर घर कर गया. If a cat has to become lion, it has to stop chasing mouse. African proverb. What a great proverb. बिल्ली को शेर बनना है भाई, तो चूहों का पीछे करना छोड़ना पड़ेगा आपको पीछे, है ना? हिरन के पीछे भागो, तब जाके कुछ मजा है। तो ये एक मेरी जिंदगी में इसलिए अफेक्ट, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर से कड़वा हो रहा था कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे मौके मिलने चाहिए। अपने शहर में मौके नहीं मिलते, बाहर के लोग मुझे बुला रहे, अपने शहर में मौका नहीं मिलता। फिर ऐसा लगा कि भाई बड़ा सोचो, बड़ा निकलो। तो देखो, एक लाइन मेरे दिमाग में, इतना पागलपन, वो एक लाइन ने मेरी माइंडसेट फ्लिप कर दिया। तो 100 ऐसे कई है जिनसे मैं जीता हूँ, ऐसा अकेला नहीं है, बट ये करंटली मेरे दिल में है। समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, शुभम, ऐसी चीज दैट यू लिव विद? Everything can leave you. Everything, every person is temporary. The thing which stays with you is your work. मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, इंसान आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, चीज़ें आएंगी, ऊपर नीचे होंगी, अच्छी होगी, बिगड़ेगी, बातें बनेगी, बिगड़ेगी, बट तुम्हारा काम तुम्हारे साथ रहेगा। वक्त में अगर हम पीछे जाते हैं, हम बड़े बड़े ऑथर्स, साइंटिस्ट, लेखक, सोशल वर्कर्स, जिन्हें भी हम जानते हैं फ्रॉम हिस्ट्री, वी नो देम बिकॉज ऑफ देयर वर्क। सो यू नो व्हाट,
आप चले जाओगे, आपका काम जिंदा रहेगा. हाँ. Thank you so much for being our guest. Thank you so much, Shubham. I had such a wonderful time and it felt like I'm talking to a friend, you know. And आपने मुझे इतना comfortable feel कराया और आपने मेरी बड़बड़ सुनी. I know I can go off tangent sometimes, but ऐसा कुछ I नहीं. like talking ऐसा and you कुछ like listening, and that makes a good duo. So if you ever want to call me again, I'd be more than happy to talk about anything and everything. Sure, sure. Shubham, thank you so much. I had such a great time.